अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के हम आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये जो की पॉइंट्स है यही एमडीकेट का गेस्ट पेपर होता है और इसी से रिलेटेड जो है वो मेन एमसीक्यू बनकर आते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्पीड से। सबसे पहले बात करते हैं सेल फ्रैक्शनेशन की। आपको डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट टू डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन। सेल फ्रैक्शनेशन में हम क्या करते हैं, सेल के कंपोनेंट को जो है वो आइसोलेट करते हैं। मकसद होता है सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, उसकी केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करना। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग इंस्ट्रूमेंट जो होता है इसमें इस्तेमाल होता है, उसकी स्पीड याद रखनी है 60,000 साइकिल पर मिनट्स की उसमें स्पीड होती है सेंट्रीफ्यूगेशन की। डिफरेंशियल स्टैंडिंग का फिर टॉपिक होता है, इसमें डिफरेंट डाइज का इस्तेमाल, डिफरेंट डाइज आर यूज एट सेम टाइम पर जो है वो डिफरेंट डाइज का इस्तेमाल करते हैं डिफरेंशियल स्टैंडिंग में। फिर बुक की एक डायग्राम में याद रखिएगा, ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं वो हमेशा माइक्रोस्कोप में पर्पल नजर आते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो पिंक नजर आते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। फिर माइक्रो डायसेक्शन की टेक्निक है, टेक्निक टू आइसोलेट स्पेसिफिक सेल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से स्पेसिफिक सेल को आइसोलेट किया जाता है माइक्रो डायसेक्शन में। एग्जाम्पल है रोल ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल इन डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक सेल के जो डेवलपमेंट के अंदर क्या रोल है वो माइक्रो डायसेक्शन के जरिए स्टडी की जाती है। फिर टिश्यू कल्चर है, सेल और टिश्यू और एन ऑर्गन ग्रोन आर्टिफिशियल मीडियम इन अ टेस्ट ट्यूब और पेट्री डिश। आर्टिफिशियल मीडियम या टेस्ट ट्यूब के अंदर सेल या टिश्यू या ऑर्गन को ग्रो करना ये टिश्यू कल्चर कहलाता है। प्लांट सेल और टोटीपोटेंट, प्लांट सेल जो है वो टोटीपोटेंट है, टोटल पोटेंशियल यानी एक सेल से पूरा प्लांट जो है वो बन सकता है, याद रखना है। FC स्टीवर्ट ग्रू अ कंप्लीट कैरोट प्लांट फ्रॉम अ टाइनी पीस ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के एक छोटे से पीस से उसने पूरा कैरोट जो है वो ग्रो करके बताया था, उस साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। कैलस की डेफिनेशन होनी चाहिए, एन अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल। सेल का वो ग्रुप जिसमें सेल जो है वो अनडिफरेंशिएटेड हो उसे हम कैलस कहते हैं। फिर क्रोमेटोग्राफी है, सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है वो सेपरेट करना होता है, इस टेक्निक में उसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। इसकी 4 टाइप्स के नाम पता होने चाहिए, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। फिर आ जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेट चार्ज मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर साइज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें क्या करते हैं कि चार्ज मॉलिक्यूल्स को हम जो है वो सेपरेट करते हैं उसकी साइज और इलेक्ट्रिक चार्ज के एतबार से, उसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। फिर एक टेक्निक है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, मेथड ऑफ मेजरिंग लाइट एब्जॉर्प्शन बाय अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। लाइट की एब्जॉर्प्शन के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं पर्टिकुलर सब्सटेंस की, उसे हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ DNA। याद रखिएगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टडी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में करते हैं, फोटोसिंथेसिस की रफ्तार और माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ DNA को जो स्टडी करनी होती है वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में होती है। फिर आता है माइक्रोस्कोपी के लिए है, इसमें कुछ चीज़ें हैं। लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन 10,000 टाइम है। रेजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो 500 टाइम्स है। रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 10,000 टाइम्स है, ये वैल्यू याद रखनी है। माइक्रोमेट्री की हम बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जर्विंग अंडर माइक्रोस्कोप। डिफरेंट चीज़ की जो है वो डायमेंशन और उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में, उसे हम कहते हैं माइक्रोमेट्री। फिर यहाँ कुछ कन्वर्जन है, 0.001 मिलीमीटर जो होता है वो 0.00039 इंचेस के बराबर है। माइक्रोमीटर का दूसरा नाम है माइक्रोन। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की तरफ आ जाते हैं। सेल वॉल में 3 मोटी बातें, बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइड और ग्लाइकेन से बनी है, फंगल सेल वॉल काइटिन से बनी है, प्लांट और अलगाई की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी है। फिर इसके बाद जो है वो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तो सबने पढ़ा होगा, उसमें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम के तौर पे काम करते हैं। उसकी एग्जांपल है ATPase कॉम्प्लेक्स, ये एक एंजाइम होता है जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, जो कि ATP सिंथेसाइज करने का काम करता है। फिर हमारे पास आ जाता है कुछ ग्लाइकोलिपिड्स की हम बात करेंगे। ग्लाइकोलिपिड्स जो सेल मेम्ब्रेन में होते हैं उनका काम क्या होता है, सेल सेल इंटरेक्शन, सेल एडेशन टू फॉर्म अ टिश्यू। सेल को सेल से जोड़ने में काम जो है वो ग्लाइकोलिपिड्स का है। सेल आपस में जुड़कर टिश्यू बनाते हैं, ये ग्लाइकोलिपिड्स है। फिर आ जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, ब्लड ग्रुप टाइप AB एंड एब्सेंस
अब देखो भाई, ग्लाइकोप्रोटीन जो है ना, इसकी अलग अलग टाइप्स हैं जो रेड ब्लड सेल के पास होती हैं। अब किसी के पास ग्लाइकोप्रोटीन के एक मखसूस टाइप है, उसे ए का नाम दे रहे हैं, किसी के पास बी का नाम दे रहे हैं, जिसके पास दोनों टाइप मौजूद है वो ए बी है, और जिसके पास नहीं है वो ओ कहलाता है। तो ये सारा का सारा ब्लड ग्रुप का काम जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से है। अब साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। द टर्म साइटोप्लाज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रुडोल्फ वॉन कोलिकर, ये साइंटिस्ट का नाम है। साइटोप्लाज्म में 90% जो है वो वाटर होता है। इसका आउटर क्लियर पार्ट जो है उसे साइटोजेल कहते हैं, और इनर पार्ट को जो हम नाम देते हैं साइटोसोल कहते हैं। स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मुसलसल जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट कर रहा होता है उसे साइक्लोसिस कहते हैं। अब बात आ जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ट्यूब लाइक सिस्टम होता है लाइपोप्रोटीन का, एक्सटेंडेड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर यानी सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ये एक्सटेंड होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इसके बाद जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ टाइप्स की कंपैरिजन की बात करते हैं। एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा नाम ए ग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ग्रेन्युलेटेड कहते हैं। ये नॉट कोटेड विद राइबोसोम, राइबोसोम से कोटेड नहीं होती। रफ जो है वो कोटेड विद राइबोसोम, राइबोसोम इसके साथ अटैच होते हैं। फाउंड इन स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल, वो सेल जो स्टेरॉइड बनाता है उसमें पाया जाता है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में जो है वो अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एडिपोस सेल में, इंटरस्टिशियल सेल, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल ऑफ लीवर एंड मसल में भी पाया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी अपरेटस, याद रखिएगा गोल्जी अपरेटस जो आगे हम जिक्र करेंगे, ये गोल्जी अपरेटस बनाने वाला कौन है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन जो है वो क्या करता है? रिलीज करने का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग, हार्मफुल ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन में भी अहम किरदार अदा करता है। अब आइए राइबोसोम्स की हम बात करेंगे। राइबोसोम्स का जो लफ्जी मतलब है आरएनए कंटेनिंग बॉडीज, क्योंकि इसके पास हाई क्वांटिटी में आरएनए होता है, इसलिए इसको राइबोसोम कहते हैं। इन्हें प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम की जो टाइप होती है वो 70S है। यूकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम की जो टाइप होती है वो 80S है। उसके दो यूनिट्स होते हैं। लार्जर सब यूनिट जो यूकैरियोट का होता है वो 60S होता है, और स्मॉलर जो होता है वो 40S होता है। एस की फुल फॉर्म भी हो सकता है एमसीक्यू में पूछी जाए, सेगबर्ग यूनिट कहलाता है ये। बोथ स्मॉल एंड लार्जर यूनिट आर अटैच्ड बाय मैग्नीशियम आयन। कौन सा आयन है जो राइबोसोम के लार्जर और स्मॉलर आयन को जोड़ता है? मैग्नीशियम आयन। याद रखना है राइबोसोम में आरएनए 40% होता है, प्रोटीन 60% होता है। इसको मैन्युफैक्चर जो है वो न्यूक्लियोलस करता है। ये फ्रीली डिस्पर्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है वो अटैच भी होते हैं। अब हम बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी सोम भी कहते हैं। ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है, कैमिलो गोल्जी का नाम था, उसने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। ये इसको बनाने वाला जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, तमाम यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। सेम मॉर्फोलॉजी इन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर इसकी मॉर्फोलॉजी सेम होती है। प्रोमिनेंट इन ग्लैंडुलर सेल, वो सेल जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करने का काम करते हैं, उसमें ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। ये क्या सिक्रीट करता है? सेलुलोज, काइटिन बनाता है, सेलुलोज और काइटिन बनाता है टू फॉर्म सेल वॉल, सेल वॉल बनाने में मदद देता है ये दो चीजें सिक्रीट करके, सिक्रेटेड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब कौन कौन से ऑर्गेनेल ये बनाता है? लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम आर डेवलप फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये तीन जो है ये ऑर्गेनेल लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है। आइए वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहले लाइसोसोम की बात करेंगे। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ओरिजिनेट बाय गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज को बनाता है। फाउंड इन एनिमल सेल ओनली, सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेशन ऑफ मटेरियल टेकन इनटू सेल बाय फेगोसाइटोसिस, सेल जो भी चीज फेगोसाइटोसिस के जरिए सेल के अंदर लेता है उसको लाइसोसोम डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसमें 40 किस्म के जो वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। एपोप्टोसिस के अंदर जो है वो अहम किरदार अदा करता है। एपोप्टोसिस क्या होती है? नेचुरल सेल डेथ, वो सेल जिसकी उम्र पूरी हो जाती है उसको मारने में अहम किरदार अदा करता है। उसको सुसाइडल सेक भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने सेल को मारने की सलाहियत रखता है। उस प्रोसेस को ऑटोलाइसिस कहते हैं। फिर लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज की जो टाइप्स हैं वो 30 से ज़्यादा है, मोर देन 30। तीन हमारे जो है वो कोर्स में शामिल हैं, टेसेक डिजीज, गॉशर और क्रेबिस डिजीज। टेसेक में जो है वो मेंटल रिटार्डेशन, जहनी माजूर होता है बच्चा, अंधा होता है, ब्लाइंडनेस होता है और 3 साल के अंदर मर जाता है। गॉशर में लीवर और स्प्लीन की इन्लार्जमेंट होती है, लॉन्ग बोन्स की इरोजन्स होती हैं और मेंटल रिटार्डेशन होता है। क्रेबी डिजीज में माइलिन शीट जो है वो लॉस होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है और 2 साल के अंदर जो है वो बच्चा मर जाता है।
अब बात आ जाती है पेरोक्सिसोम की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, छोटी सा स्मॉलर इन साइज होता है, फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ टॉक्सिक मॉलिक्यूल। अब ये जो है वो H2O2 को बनाने का भी काम करता है और उसको डीकम्पोज करने में भी हेल्प करता है। इसके पास कौन कौन से एंजाइम है? पेरोक्सीडेज, कैटालेस, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ये इसके पास 3 एंजाइम मौजूद होते हैं। फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, एनिमल और प्लांट सेल दोनों में ये पाया जाता है। इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर अहम किरदार अदा करता है। इंपॉर्टेंट ग्रुप, इसके जो है फॉस्फोलिपिड का एक इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है जिसके कहते हैं प्लाज्मेलोजेन, और ये प्लाज्मेलोजेन जो है वो किसमें पाया जाता है? ब्रेन और हार्ट टिश्यू के अंदर पाया जाता है। ये जो है वो क्या करता है? पेरोक्सिसोम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल करता है। जब भी अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, पहले H2O2 बनता है और फिर इस H2O2 को कैटालेस नाम का एंजाइम जो होता है वो पानी में कन्वर्ट करता है। अबंडेंटली फाउंड इन लीवर सेल, लीवर सेल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अबंडेंटली फाउंड इन ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म? कैमल, कैंगरू और बहुत से रेप्टाइल्स के अंदर ये बड़े पैमाने के अंदर पाया जाता है। प्लांट के अंदर ग्लाइकोलेट, ये बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में पढ़ते हैं, ग्लाइकोलेट नाम के केमिकल को ग्लाइसिन में जो कन्वर्ट किया जाता है उसमें एंजाइम होता है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, और ये जो है वो पेरोक्सिसोम नाम के स्ट्रक्चर में, पेरोक्सिसोम नाम के ऑर्गेनेल में ये प्रोसेस होता है। फिर जो है वो ग्लाइऑक्सिसोम की हम बात करेंगे, फाउंड इन प्लांट्स, प्लांट्स में पाया जाता है। ऑल्सो कॉल्ड स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम, स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम भी कहते हैं। फाउंड इन फैट स्टोरिंग टिश्यू, फैट स्टोरिंग टिश्यू जो पौधे के होते हैं स्पेशली सीड एंडोस्पर्म, उसके अंदर ये पाया जाता है। फिर आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया जिसका दूसरा नाम है कॉन्ड्रियोसोम, और सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसकी डायमीटर 0.5 से लेकर 1 नैनोमीटर तक जो है इसकी डायमीटर है। लेंथ इसकी 10 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। आउटर मेम्ब्रेन के पास पोर्स हैं, इसके अंदर जो वो इनर मेम्ब्रेन के बाद जो फोल्डिंग होती है उसे क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं, इसका अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो एग्जिस्टेंस होती है वो सेमी ऑटोनोमस होती है क्योंकि इसके पास अपना डीएनए और इसके पास अपना आरएनए होता है। ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो है वो माँ के जरिए जो है वो ट्रांसफर होता है। फिर बात आ जाती है प्लास्टिड्स की, हम बात करेंगे। प्लास्टिड्स जो है वो फाउंड इन प्लांट एंड अलगल सेल, प्लांट और अलगल सेल के अंदर पाया जाता है। इसको बनाने वाला प्रोप्लास्टिड होता है जो कि इमैच्योर प्लास्टिड कहलाता है। ये जाकर फिर क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट का काम किया साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट जो है वो पोलिनेशन और सीड की डिस्पर्सल में हेल्प करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो एब्सेंस ऑफ लाइट के अंदर डेवलप होता है और इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, इलायोप्लास्ट जो है वो लिपिड स्टोर करता है और प्रोटियोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट की भी जो सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस होती है, इसके बाद डीएनए, आरएनए और राइबोसोम इसके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह 70S वाला ही होता है। ये एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल भी कहलाता है क्योंकि ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर साइटोस्केलेटन की हम बात करेंगे। ये नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स होता है, 3 डायमेंशनल शेप बनाता है। माइक्रोफिलामेंट की डायमीटर याद रखनी है 7 नैनोमीटर है। इसमें 2 एक्टिन फिलामेंट आपस में जुड़े हुए होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल 25 नैनोमीटर है। मेड अप ऑफ प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन नाम का प्रोटीन से ये बना हुआ होता है। इसमें 13 कॉलम होते हैं और एक एक कॉलम को हम नाम देते हैं प्रोटोफिलामेंट का, और 13 कॉलम मिलकर एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं और इसकी एग्जांपल है सीलिया और फ्लैजेला माइक्रोट्यूब्यूल से बने। इंटरमीडिएट फिलामेंट की आपने जो है वो साइज याद रखनी है, 8 to 12 नैनोमीटर इसकी डायमीटर है। मेड अप ऑफ एटलीस्ट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन कलेक्टिवली कॉल्ड वाइमेंटिन। ये कम से कम 5 मुख्तलिफ तरह के प्रोटीन से ये मिलकर बना होता है और इनको एक कंबाइंड नाम दिया जाता है वाइमेंटिन। ये आपने याद रखना है। फिर आ जाता है सीलिया और फ्लैजेला की कंपैरिजन। सीलिया जो है वो स्मॉल इन साइज है, फ्लैजेला लॉन्गर होता है। सीलिया मेनी इन नंबर है, ये फ्यू इन नंबर होते हैं। फंक्शन इन सिंक्रोनाइज मैनर, ये सब मिल बांट के काम करते हैं, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इसकी लंबाई 10 to 25 माइक्रोमीटर है, इसकी 50 to 75 माइक्रोमीटर है। ये एक्सर्ट फोर्स ओनली टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टुवर्ड्स जो है वो फोर्स अप्लाई करते हैं, जबकि ये परपेंडिकुलरली फोर्स क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। बोथ सीलिया और फ्लैजेला का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। इसमें जो वो 9 फ्यूज माइक्रोट्यूब्यूल, 9 फ्यूज पेयर, 9 पेयर होते हैं जो रिंग बनाते हैं और बीच में एक अनफ्यूज पेयर होता है जो सेंटर रिंग बनाता है। ये डिटेल लेक्चर के अंदर डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन किया हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो बेसल बॉडी या काइनेटोसोम से जो है वो क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। वैक्यूल की फिर बात करते हैं। इसके अराउंड जो मेम्ब्रेन होता है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल प्लांट के अंदर स्टोर हाउस और टर्गर प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प किरदार अदा करता है। फिर आ जाती है न्यूक्लियस की बारी। न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट ब्राउन होते हैं। डबल मेम्ब्रेन है, इसमें परफोरेशन होती है, न्यूक्लियर पोर्स कहलाते हैं और जो कि एक
प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन रिच सब्सटेंस होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ कहते हैं। इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस एक स्फेरिकल बॉडी होती है जो राइबोसोम बनाती है। क्रोमेटिन नेटवर्क या न्यूक्लियर रेटिक्यूलम ये सिर्फ नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर जो है वो नजर आएगा, जबकि क्रोमोसोम जो थिक थ्रेड होता है ये सिर्फ डिवाइडिंग सेल के अंदर नजर आएगा। अब ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है या क्रोमोसोम है ये डीएनए और हिस्टोप्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है। क्रोमोसोम जो है वो फ्रूट फ्लाई के अंदर 8 है, कॉर्न सेल के अंदर 20, स्वीट पी के अंदर जो है वो 14 है और 46 जो है वो ह्यूमन में। क्रोमोसोम कंटेन द हेरिडिटी, क्रोमोसोम के बाद जो हेरिडिटी यूनिट होता है उसे जीन कहते हैं और जीन की जो पोजीशन होती है क्रोमोसोम में उसे जीन लोकस कहते हैं। अब क्रोमोसोम की जो वो 4 शेप है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक के अंदर आर्म बिल्कुुल बराबर होंगे, सब मेटासेंट्रिक में आर्म एक थोड़ा बड़ा होगा एक थोड़ा छोटा होगा, एक्रोसेंट्रिक में एक बहुत बड़ा होगा और एक थोड़ा छोटा होगा और टीलोसेंट्रिक के अंदर सेंट्रोमेयर जो होगा वो एंड पर होगा। ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के, जो कि एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अगर आपने ये तमाम की पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद कर लिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके एमडीकेट के तमाम एमसीक्यू जो हैं वो इन्हीं की पॉइंट्स से आसानी से कवर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।